हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो चलिए, बातों का क्या है, बातें तो होती ही रहती है ना। क्यों ना फटाफट से हम शुरुआत कर दें इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारा 25 नंबर की हिंदी आएगी, 25 का मैथ, 25 का जीके और 25 की अंग्रेजी आएगी। तो हिंदी के पहले 25 क्वेश्चन इस प्रकार है। पहले क्वेश्चन में कहा है कि मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, सदगति, मुक्ति, ये मोक्ष का पर्यायवाची है। और यदि हम बात करें तो ये जो परमहंस है ना, ये मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है। सी ऑप्शन में जो है ये आपका पर्यायवाची नहीं है, किसका, मोक्ष का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, इसमें कहा है कि रात का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, रात के पर्यायवाची की यदि मैं बात करूं तो विभा रात का पर्यायवाची नहीं है। बाकी निशा, यामिनी, रजनी, ये सब रात के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है। तो प्रभा कीट की यदि हम बात करें तो प्रभा कीट का मतलब होता है जुगनू, यानी रात में घूमने वाला। कीट तो समझते हो, कीड़ा मकोड़ा यानी कीट पतंगा। तो ये जो है पर्यायवाची किसका, जुगनू का। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें कहा है जल का पर्यायवाची है। मतलब इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा है, ये हमें बताना है। तो अम्बु पर्यायवाची है, तोय पर्यायवाची है, बाई पर्यायवाची, मतलब ये सभी जो है पर्यायवाची हैं किसके, जल के। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि षडपद का पर्यायवाची शब्द है। मतलब ये जो षडपद दिया है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी भिड़मर का ये पर्यायवाची शब्द है। क्षमा किए जाने योग्य, इसका पर्यायवाची बताओ। मतलब जो क्षमा किए जाने योग्य है उसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे यही पूछा है। तो भैया क्षम्य कहते हैं इसको। प्रतिकार करने की इच्छा, यानी प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे। तो भैया जो प्रतिकार करने की इच्छा करने वाला होता है उसे कहते हैं प्रतिकार चिकित्सा। ठीक है ना, प्रति चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भूषण, यानी भूषण का विलोम शब्द बताओ। तो भूषण के विलोम की यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा दूषण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इसमें कहा है सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सत्य प्लस मार्ग, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है। 10 में हमसे कहा है कि अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन प्लस अंत, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है परमेश्वर में कौन सा समास है, ये बताइए। तो परमेश्वर में यदि हम परम है जो ईश्वर, अर्थात कर्मधारय समास हो जाएगा। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 में हमसे पूछा है प्रकृति में उपसर्ग बताओ। तो प्र प्लस कृति, यानी आपका प्रकृति में प्र उपसर्ग है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 में हमसे कहा है कि प्रतिबिंब, ठीक है, में उपसर्ग बताइए। तो प्रतिबिंब में जो उपसर्ग होगा वो पहले वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें प्रति प्लस बिंब, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कहा चतुर्वेद में समास बताइए। देखिए, चतुर्वेद अर्थात चार वेद, मतलब संख्यावाची पद का यहाँ पर बोध हो रहा है। और जिसमें संख्याओं का बोध होता है वो होता है आपका द्विगु समास, ऑप्शन नंबर ए। संस्कृत उपसर्ग प्रयुक्त शब्द नहीं है। मतलब कैसा, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कि संस्कृत का उपयोग, मतलब जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे ये पूछा है। तो लाचार में संस्कृत का उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि हम बात करें तो 17 में हमसे कहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। मतलब किसकी वर्तनी सही है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछा है। तीन में से एक सही लिखा हुआ है, बाकी चार गलत लिखे हुए हैं। तीन गलत लिखे हुए हैं, चार में से एक सही लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि हम बात करें तो इसमें से कह दिया सही शब्द, तो ये अपवंजक, ये अपवंचक, ये शुद्ध लिखा हुआ, बाकी सब जो है गलत लिखे हुए हैं। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में हमसे क्या कहा है, ये कह दिया है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मतलब ये जो वाक्य लिखे हैं इनमें से शुद्ध वाक्य हमें छांटना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 की यदि मैं बात करूं तो 18 में क्या कहा है हमसे कि जहां तक हमारा विचार तो यही है, ये गलत है। मतलब हमारा विचार तो यही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो 19 में भी हमें सही वाक्य ढूंढना, तो देखो कौन सा होगा। इसमें भी डी होना चाहिए मेरे हिसाब से, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। बाकी सब गलत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 में हमसे पूछा है कि
धन को व्यर्थ ही खर्च करने करने वाला होता है, मतलब जो धन को व्यर्थ खर्च करता है वो कौन होता है, तो वो होता है आपका अपव्ययी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की यदि हम बात करें तो 21 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, मतलब इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम है। तो देखिए ये जो गृहिणी है ना, ये तत्सम शब्द है, बाकी ये सब जो है चारों तद्भव है, ठीक है ना, गृहिणी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। 22 में क्या कहा हमसे कि सही वर्तनी कौन सी है, मतलब ये जो जीविका आजीविका शब्द लिखा है कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है वो हमें छांटना है। क्वेश्चन नंबर 22 की यदि हम बात करें तो आजीविका ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक है, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कहा है कि आचार का विलोम शब्द कौन सा है, मतलब ये जो आचार है इसका विलोम शब्द बताना हमें क्वेश्चन नंबर 23 में, तो आचार का हो जाएगा अनाचार, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा है आंख का अंधा नाम नैनसुख, लोकोक्ति का अर्थ देखो, आंखों से अंधा है और नाम क्या है उसका, नैन सुख, मतलब नैन माने का क्या होता है, आंख होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा गुण के विपरीत नाम, मतलब गुण क्या है और नाम क्या है, गुण के विपरीत नाम। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे कहा है कि अंधेर नगरी नाटक किसने लिखा है, तो ये जो अंधेर नगरी नाटक है इसको लिखने वाले की यदि मैं बात करूं तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 6 मिनट में हमने 25 क्वेश्चन हिंदी के खत्म कर दिए, बताओ इतनी फास्ट और कौन करा देगा। नेक्स्ट टॉपिक की जो बात करें, अब 25 क्वेश्चन हम बात करेंगे अंग्रेजी के, यानी भाग 2 में अंग्रेजी है। इसमें कह रखा क्वेश्चन नंबर 26 में कि फिल इन द ब्लैंक, मतलब खाली स्थान भरना हमें, ठीक है। 26 की यदि मैं बात करूं तो 26 में कहा है कि आई वेंट टू द शॉप, यानी आई वेंट टू द शॉप डॉट डॉट सोम, यानी सम चॉकलेट्स, ठीक है ना। आई माने में, वेंट माने गया, टू द शॉप माने दुकान पर, सम माने कुछ, चॉकलेट, अब चॉकलेट लेने गया था, खाने गया था, खरीदने गया था, क्या करने गया था, तो भैया वो टू बाई यानी खरीदने गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन गिवन बिलो ईच सेंटेंस, मतलब ये जो वाक्य दिया है इसमें कौन सा सुटेबल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, ये प्रोनाउन माने होता है सर्वनाम। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूँ, इसमें कहा ही डिड नॉट बाय, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ द थ्री पेन्स, ठीक है। ही माने वह, डिड नॉट माने नहीं, बाय माने खरीदता है, खरीदे, थ्री पेन्स यानी तीन पेन। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एनी, ऑफ के बाद एनी के बाद ऑफ आता, ऑफ से पहले एनी, तो एनी ऑफ द पेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो 28 में हमसे पूछा है क्या, फिल इन द ब्लैंक, यानी इसमें भी फिल इन द ब्लैंक पूछा हमसे, और क्या पूछा, एडजेक्टिव का प्रयोग पूछा हमसे, ठीक है ना। जैसे द ट्रेन हैज स्टार्टेड, यानी जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कब हुई है ये हमसे पूछ लिया है, तो जस्ट, जस्ट माने होता अभी, द ट्रेन जस्ट, द ट्रेन हैज जस्ट स्टार्टेड, ठीक है ना, अभी स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या रखा है, क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है ना, मीनिंग्स, यानी इसका हमें अर्थ बताना, टू स्टॉप डूइंग एन एक्टिविटी फॉर ए जॉब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा टू गिव अप, यानी त्यागना या छोड़ देना, ठीक है, ये इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 30 की यदि हम बात करें, 30 में कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल फ्रॉम द एडवर्ब गिवन बिलो द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इसमें कहा है सी बाज, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कि सी बाज होपलेस, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या आएगा, होपलेस यानी निराशा से, तो आपका रेदर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 की यदि हम बात करें, रेदर। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, 31 में क्या कहा हमसे, 31 में हमसे कहा है कि फिल इन द ब्लैंक, यानी यहाँ भी हमें खाली स्थान भरना है, विद प्रॉपर कंजक्शन, ठीक है ना, प्रॉपर कंजक्शन चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स ए बी सी डी, यानी क्वेश्चन नंबर 31 की यदि मैं बात करूं तो इसमें भी हमें खाली स्थान भरना है। जैसे आई हैव नाउ हर, सी वांट चाइल्ड, ठीक है ना, तो कह रहे हैं मैं उसे जानता हूँ, सी वाज ए चाइल्ड, वह एक बच्चा है, तो ये इसमें सिंस का प्रयोग आएगा, निश्चित चीज को दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, पहले के लिए बिफोर का, आफ्टर के बाद के लिए व्हेन माने जब, यानी तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो 32 में कहा फिल इन द ब्लैंक विद प्री एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन सेंटेंस। ठीक है, क्या 32 में क्या रखा है, द लिस्टेंड द म्यूजिक। ठीक है ना, दे लिस्टेंड द, देखिए दे माने वे, लिसन होना, लिसन माने सुनना, तो लिसन की थर्ड फॉर्म है लिसेंड द म्यूजिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें द, ये लिसन के बाद जो प्रीपोजिशन का यूज होता है वो टू का होता है, लिसन के बाद टू प्रीपोजिशन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ अगर समझाने का बताने का हो तो मैं आपको समझाऊं भी बताऊं भी, या सीधे सीधा हमें पता है लिसन के बाद कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो लिसन के बाद आपका टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया था, वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 33 की यदि हम बात करें तो 33 में कहा है क्या, यहाँ भी हमें जो एप्रोप्रिएट आर्टिकल का प्रयोग करना, आर्टिकल द, ए और एन, ये तीन आर्टिकल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं, तो 33 में क्या कहा है जरा सुन लीजिए कि इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज, मतलब अंग्रेजी जो है एक आसान भाषा है, तो इजी है, वोविल से शुरू हो रहा, ई से, तो आपका एन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यदि कोई वर्ड वोविल से शुरू होता है तो उसके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में क्या कहा है जरा सुन लीजिए ध्यानपूर्वक। 34 में हमसे पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल डिटर्मिनर गिवन बिलो द सेंटेंस। यानी क्वेश्चन नंबर 34 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जॉब्स कैन बी हैंडल ओनली विद पैसेंस एंड एक्ट टेस्ट टैक्ट। ठीक है ना, TACT टैक्ट। तो यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 34 की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सम, यानी सम जॉब, कुछ जॉब ऐसी होती हैं कैन बी हैंडल, उन्हें हैंडल करना पड़ता है विद पेशेंस, यानी धैर्य के साथ। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 सॉरी 35 और 36 दोनों को एक साथ निपटा देते हैं। ठीक है, देखो क्या कहा है 35 में, इसमें भी हमें कह रिया है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल मॉडल एक्जुलरी, मतलब मॉडल वर्ब का यहाँ पर प्रयोग करना है बिलो ऑफ द सेंटेंस। कौन सा, सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा आई गो आउट सर, सर क्या मैं बाहर जाऊं, तो देखिए प्रश्न पूछ रिया है क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहे हैं। तो इसमें आई से पहले मैं आता, मे आई गो आउट सर, कहते ना मे आई कमिंग सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो वो वाला सेंस है। क्वेश्चन नंबर 36 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या रखा है, indicate the tense of the following sentence, I have sent a letter, I have sent a letter to him, मैंने उसे एक पत्र भेजा। तो ये वाक्य बताना है I have sent a letter, ये कौन से काल का वाक्य है। तो भैया देखिए हैज हैव जो आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है कि in the following question, a sentence has been given in article for passive voice. Out of the from alternatives, you have to select the one best expresses the same sentence in passive और active voice। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के हमें पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव वॉइस की हमसे बात कर रहा। क्वेश्चन नंबर 37 की यदि मैं बात करूं तो पहले वाक्य पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है द नॉइज ऑफ ए ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। ठीक है, तो देखिए भैया कैसे बनेगा, यहाँ पर मी दिया है आपका, यह मी का क्या बना देंगे हम, आई, सब में आई दे रखा है, और आगे क्या दिया है यहाँ पर, मी अवेक यानी ट्रैफिक, तो आपका यहाँ पर वाज आ जाएगा, कैप्ट का कैप्टी आ जाएगा, अवेक यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो आप एक बार सेंटेंस को पढ़ कर देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में क्या कह रखा है इन्होंने, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट सॉ इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वहां से ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 38 की यदि मैं बात करूं तो देखिए दिया है रजनी सैड मे गॉड ब्लेस यू, रजनी ने कहा मे गॉड ब्लेस यू, इस बार आपको आपका भला करे या आपकी उम्र लंबी करे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की यदि मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रजनी एक्लेम्ड, यानी एक्सप्रेस्ड ए विद दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ठीक है, 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो 39 में क्या क्या रखा है जरा देख लीजिए इसे भी।
39 में क्या रखा हमसे कि फॉर द क्वेश्चन बिलो चूज द बेस्ट आंसर सेल वी गो टू द गेम नाउ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 की यदि हम बात करें तो इसमें हमसे क्या कह दिया, चूज द बेस्ट आंसर। मतलब ये जो वाक्य दिया है, क्या दिया है, सेल वी गो टू द गेम नाउ, मतलब इसका हमें वाक्य बताना है क्या होगा। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर इंटरजेक्शन की उसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन टैग की। और क्वेश्चन टैग की यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 39 में, तो इसमें हो जाएगा आई एम टू टायर्ड। ठीक है, हाँ अच्छा, इसका आंसर पूछ गया। ठीक है ठीक है, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें तो 40 में कहा है कि पॉइंट आउट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेल आई, यानी हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है इसमें कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी क्वेश्चन नंबर 40 में। ठीक है, तो देखिए ये कह दिया सेल आई वेस्टिंग इन डिस्पेयर डाइड बिकॉज ए वुमेन्स फेयर। देखिए यदि हम बात करें तो सेल वाक्य के शुरू में, यदि हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में आ जाती है और हमसे पूछे कि यहाँ पर बताओ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, और क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें तो ये इंट्रोगेटिव हो गया वाक्य, तो यानी इंट्रोगेशन आपके क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 में हमसे क्या कहा है, जरा ध्यान पूर्वक इसको भी सुन लीजिए कि चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड और एक्सेल। ठीक है क्या, जरा ध्यान दो इधर। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 41 की यदि हम बात करें तो देखो इसमें 41 में क्या करिए, सिनोनियम बताना। सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, और किसका बताना हमें, ये एक्सेल का दे रखा। अब पहली बात तो ये, अगर एक्सेल की हम बात करें, ये एक्सेल, तो इसका हिंदी अर्थ हमें पता होना चाहिए, जब भी हम इसका सिनोनियम बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी वेंसीमेंट। अब इन दोनों का अर्थ एक ही है, जो एक्सेल का अर्थ है वही इसका अर्थ है। हिंदी अर्थ क्या होता मैं बता देता हूँ आपको अभी। तो भैया इसका अर्थ होता है निर्वासन या देश निकाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की यदि हम बात करें तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर दे रखा अपोजिट मीनिंग। अपोजिट का मतलब होता है उसका विपरीत, यानी विलोम शब्द हमसे पूछा है। ठीक है, और किसका पूछा, ये दिया विविडली। अब यदि हम बात करें तो विविडली का हिंदी अर्थ क्या होता है भैया, अगर विविडली का हिंदी अर्थ पता होगा तो आप इसका विलोम भी पूछ लेंगे, आराम से बता देंगे। और नहीं पता तो फिर क्या करेंगे, तुक्का ही लगाएंगे। यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा अनप्रोसेबली, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो बताओ इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। ये बहुत हल्का है विविडली, आप बता सकते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके कमेंट का जवाब देता हूँ। देखो जो भी बच्चा कमेंट करता है मैं उसके कमेंट का आंसर जरूर देता हूँ, और जिन्होंने मुझे कमेंट किया है इस बात का उनको पता होगा, जिन्होंने कमेंट नहीं किया है तो उनको पता भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी एक विशेष बात ये है भाइयों कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और भैया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में सभी में शेयर कर देना। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आप किसी का भला चाहते हैं तो आपका भी भला होगा, ये गारंटी है। ईश्वर की शपथ खाकर कह रहा हूँ, आप सबका भला करो आपका भी भला होगा। ठीक है, तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं। 43 में क्या कहा है देखो बड़ा लंबा सा वाक्य दे दिया भैया, देखो पढ़ लेते हैं इसे। यानी इन द क्वेश्चन गिवन बिलो द सेंटेंस हैज वन टू वर्ड्स, यानी इटैलिसाइड बिलो द आर प्लेस्ड फोर alternatives from the which you have select the correct form of the word in the ठीक है, इटैलिस्ट फाइनल द डेमोक्रेसी बाज कास्टेब्लेस्ड एंड द सेल्फिश किंग वाज थ्रोन। देखो कहने का मतलब ये है, ये हमें वाक्य दिया है, इस वाक्य का एक अर्थ बताना, मतलब कुल मिलाकर के वन वर्ड की बात कर रहा है यहाँ पर हमसे। ठीक है, ठीक है ना। फाइनली द डेमोक्रेसी बाज एस्टेब्लिश्ड एंड द सेल्फिश किंग वाज थ्रोन, यानी जो व्यक्ति अपने कामकाज के लिए अपने स्वार्थ के लिए राजा बनता है, सिंहासन पर बैठता है, उसको हम क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे यही पूछा, उसका ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। और बी में क्या कह रखा है,
डेथन्ड, ठीक है ना, डेथरोन्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 में हमसे क्या कहा है, एक एरिया व्हाट आर वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स यानी कार्ड। तो बैकवर्ड्स का मतलब होता है भद्दा, और कार्ड यानी पुकारना। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा आपका पैलिंड्रन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें हिंदी अर्थ की, तो भैया भाट माने क्या, आर माने है, वर्ड्स माने शब्द, द स्पेल द सेम यानी समान, और बैकवर्ड्स यानी भद्दा, कार्ड माने पुकारने का, तो पैलिंड्रम हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 में हमसे क्या कहा है, इसको भी ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। इसमें कहा हमसे कि ईच वर्ड हैज बीन स्पेल्ड in four different ways, only one among that them is the correct spelling of the word, से select the correct one। यानी इनमें से कोई एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है और अर्थ अलग है, यानी कुल मिलाकर शुद्ध वर्तनी की हमसे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि मैं बात करूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एग्रूमेंट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, यानी 46 की। तो इसमें क्या कह रखा है, देखिए 46 में दिया हमें पैसेज, यानी ये कह रहा है 46 से लेकर 50 तक ये आपको पैसेज पढ़ना है और इसमें से पढ़कर आपको उत्तर बताने हैं। तो भैया एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से शुरू हो गया पैसेज, ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो और इसी में से ढूंढ के इन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं, 46, 47, 48, 49, 50 के। ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलिए ठीक है, नहीं लिया तो जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है, या जितनी भी सोशल मीडिया की साइट है आपके फ़ोन में, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सब पर शेयर कर देना लिंक को। देखो क्वेश्चन नंबर 46 ये है, 47 ये है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, कर लेना। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आएंगे जरूर, इन क्वेश्चनों का आंसर वहीं से ढूंढने होते हैं, है कुछ नहीं इनमें। अब मैं ढूंढूंगा तो पेज बहुत छोटा करना पड़ जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए आप खुद कर लेना, बाकी मैं इनके आंसर बता दूंगा, आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 और 50 ये रहे, ठीक है। अगला हमारा जो सेशन है वो है सामान्य ज्ञान का, यानी भाग नंबर 3। अब जी के जीएस का पोर्शन आपका शुरू हो रहा है, ठीक है। तो चलिए भाग नंबर 3 की हम बात करते हैं। इसमें क्या कहा सामान्य ज्ञान में, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा है, इसको देख लीजिए ध्यान पूर्वक। 51 में हमसे पूछा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत का जो संविधान तैयार हो गया था ना, तो तैयार होने की अगर बात करें तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को होता। तो तैयार के लिए ये ऑप्शन सही है 51 का भी, और अगर लागू को कहता तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 52 में, ये हमसे पूछा है। तो देखिए भैया, हिंदू विवाह अधिनियम 1956 में सही है, हिंदू उत्तराधिकार नियम अधिनियम 1956 में, ये बात भी सही है। आगे कह रहे हैं 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के चुनाव की महिलाओं के, ये गलत है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र मतलब शहरी से नहीं था, ठीक है। और यदि हम बात करें सती प्रथा का, तो ये भी, यानी ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा सी। ये पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सी सुमेलित नहीं है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध इससे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 की यदि हम बात करें, तो 53 में क्या कहा है जरा ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। 53 में हमसे कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान करने वाले की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। मतलब जो हम वोट देते हैं ना, 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति वोट देता है, लेकिन पहले जो है 21 वर्ष की आयु का व्यक्ति वोट देता था, है ना। तो ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 53 में। तो ये 53 के राइट आंसर की यदि मैं बात करूं, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये नियम कर दिया था कि अब वोट देने की, मताधिकार की या वयस्क की जो आयु होगी वो 18 वर्ष होगी, पहले 21 थी, ठीक है ना। 61वां संविधान संशोधन याद रखना। क्वेश्चन नंबर 54, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो भैया हूणों ने जब भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत पर किसका शासन था,
ये बताना। तो स्कंदगुप्त के शासन काल में हूणों ने भारत पर शासन किया था। हूण जो थे वो एक बर्बर जाति थी, और स्कंदगुप्त जो था वो गुप्त वंश का शासक था। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। 55 में हमसे पूछा है कि बौद्ध, हिंदू और जैन, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन शैलाकृत्य गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भैया जो आपका एलोरा की गुफाएं हैं ना, उसमें इन सब की शैलाकृतियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की, तो 56 में क्या कहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर सर्वप्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। मतलब जो पुर्तगाली थे, इन्होंने भारत में सबसे पहले किस स्थान पर अपना किला बनाया था, यह कोठी बनाई थी। यानी क्वेश्चन नंबर 56 में ये हमसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोचीन में। और कोचीन कहाँ पड़ता है, केरल में। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। इसमें क्या कहा है 57 में, 57 58 दोनों को एक साथ देख लो। 57 में कहा हमसे कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ पर वैधशाला नहीं बनाई थी। तो जयपुर के जो महाराजा थे सवाई जयसिंह, उन्होंने कहाँ पर वैधशाला नहीं बनाई थी, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 57 में। तो उज्जैन में बनाई थी, वाराणसी में बनाई थी, मथुरा में बनाई थी, इलाहाबाद में नहीं बनाई थी। और यही आपका आंसर है, नहीं वाला ही आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 58 की यदि हम बात करें, तो 58 में क्या कहा, इसको भी सुन लीजिए जरा। 58 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, लॉर्ड कार्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, ये सही है। और लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि के लिए जाना जाता है, ये बात भी सही है। और आगे हम बात कर रहे हैं कि सर जॉन शोर को आंग्ल नेपाली, ये गलत है, ये गलत है, और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर डी भी सही है, यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। 59 में हमसे क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें भी यही बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। यानी 3 सही सुमेलित है, चौथा कोई सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है। तो पहले पहले क्वेश्चन देख लें। अवध किसान सभा जवाहर, अरे यही गलत है। अवध किसान सभा का संबंध जवाहरलाल नेहरू से नहीं था, यही गलत है। जब गलत वाला पूछा है तो एक गलत है, बाकी 3 आपके बिना पढ़े ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60 की यदि हम बात करें, तो 60 में हमसे क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है। तो कौन सा उद्योग है, कौन सा उद्योग है जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमा करके दे रहा है। तो भैया यदि हम बात करें, तो ऑप्शन नंबर आपका ये चाय हो जाएगा, ठीक है। 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये तो 60 हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर रहे हैं। 61 में हमसे क्या कहा है, इसको भी देख लीजिए ध्यानपूर्वक। 61 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो भैया देखिए, भिलाई मध्य प्रदेश, यही गलत है। भिलाई जो आपका वो है प्लांट, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ठीक है, जमशेदपुर झारखंड में ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में सही है, लेकिन भिलाई यहाँ नहीं है। भिलाई कहाँ है बताओ, झारखंड में है या छत्तीसगढ़ में है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करें, तो ये कह रहा है हगरी सहायक नदी है। मतलब जो हंगरी है ये सहायक नदी है किसकी, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 62 में। तो ये भैया आपकी जो है तुंगभद्रा जो नदी है ना, उसकी सहायक नदी है हंगरी। क्वेश्चन नंबर 62 की यदि हम बात करें, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की। तो 63 में हमसे कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। मतलब रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो कौन सी नदी पर है। देखिए, झांसी में है। नदी की हमसे बात कर दिया तो कौन सी नदी है, ऑप्शन नंबर ए, यानी बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध। और माता टीला भी इसी पर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 84 की यदि 64 की हम बात करें, तो 64 और 65 दोनों को एक साथ निपटा लेते हैं ना। चलिए, 64 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। मतलब कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 64 में। और 64 की यदि मैं बात करूं, तो बोथवानिया की खाड़ी फ्रांस में ठीक है, और कापाटोरिया की खाड़ी कनाडा में, ये भी ठीक है। बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना में, ये भी ठीक है। और टोनकिन की खाड़ी वियतनाम, अरे रे रे भाई, यही गलत है, और गलत वाला ही हमसे पूछ लिया है क्या कौन सा युग, ओहो, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। रुक जाओ रुक जाओ, हमारा भी दिमाग चल गया। ये तो सही है,
अरे ये वाला सही है, ये गलत है। बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना में नहीं है, और बोथोनिट की ये सब गलत है, ये गलत है। मैंने क्वेश्चन उल्टा पढ़ लिया था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह दिया कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि टोकिन की खाड़ी वियतनाम में है, ये बात आपकी ठीक है। और यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 64 में बैफिन की खाड़ी की यदि हम बात करें, तो ये बैफिन की खाड़ी है कनाडा में, ठीक है ना। हाँ, बैफिन की खाड़ी कनाडा में, अर्जेंटीना में गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। कौन सा सही है? तीनों गलत है, वो सही है। क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें 65 की, तो 65 में हमसे क्या कह रखा है कि वायुमंडल की 4 परतें हैं, मतलब वायुमंडल की 4 परतें हैं, इनका क्रम बताना। देखो आज ही पढ़ाया क्लास में भी मैंने बच्चों को ये। क्वेश्चन नंबर 65 की यदि हम बात करें, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्रम बताना है नहीं। तो देखो सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद आता है आपका समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आता है आपका मध्य मंडल, और लास्ट में आता है आयन मंडल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। 66 में हमसे क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है। तो सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोवा सबसे ज्यादा नगरीकृत है इन राज्यों के अकॉर्डिंग। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, मतलब डेसिबल जो इकाई है इसका प्रयोग किया जाता है भैया ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 में कह रखा है निम्नलिखित में से किसे चूहे विष, यानी चूहे मारने की दवाई कह रही है, चूहे विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो भैया चूहे मारने की दवाई भैया जिंक फास्फेट है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं है, ये वो वाला हमें ढूंढना है। 69 की यदि हम बात करें, तो इसमें ये सही है, ये सही है, ये सिल्वर, ये गलत है। सिल्वर की यदि हम बात करें, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं भरा जाता, ठीक है ना। उसमें तो भैया टंगस्टन आर्गन ये भरी जाती है ना। आगे हम बात करना क्वेश्चन नंबर 70 की। 70 में कहा है भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो केसर होता है ना, वो जम्मू कश्मीर में होता है। देखो हमारा भारतीय तिरंगा है ना, तो उसमें सबसे ऊपर क्या है, केसरिया रंग। और केसरिया रंग किसको प्रेजेंट करता है, वो जम्मू कश्मीर को करता है, ठीक है ना। वहां पर केसर के बागान होते हैं, इसको जाफरान भी बोल देते हैं क्या, बताओ। आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 में हमसे पूछा है कि भारत में केसर, ये तो हो गया, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास किसका कार्य है। तो भारत में जो पर्यटन है और होटल उद्योग है, ये इसका जो विकास होता है वो किस कार्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 71 की यदि हम बात करें, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ITDC, ये राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की। 72 में हमसे क्या पूछा है, भारतवर्ष में किसको, सिक्को सिक्को सिक्को, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई की जाती है। मतलब जो भारत है वहां पर जो सिक्के बनते हैं, मतलब जो टकसाल होती है, वो हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 72 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मुंबई है, कोलकाता, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 73 और 74 दोनों एक ही साथ निपटा लें क्या। चलिए, यह नगरीय गलियारे संबंधित है, मतलब जो नगरीय गलियारे हैं वो किससे संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है 73 में। तो भैया ये आपका नगरीय परिवहन संकटों से है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की यदि हम बात करें, 74 75 की, तो 74 में हमसे कहा है ग्लोबल 500, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। तो ग्लोबल ग्लोबल 500 यानी 500, ये पर्यावरण से संबंधित है, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, करंट में भी आता। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताओ। ये क्वेश्चन भी बताने का। क्वेश्चन नंबर 75 की यदि हम बात करें, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। और जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हैं, तो क्वेश्चन का नंबर लिख के देख लो कि क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर ये, या फिर ये लिख दे करो कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जनवरी, 5 जून, या 6 फरवरी, या 6 जुलाई को। ऐसे मुझे पता नहीं चलता ना, अलग अलग सेटों के कमेंट आते हैं, तो क्वेश्चन का पता होगा जब भी तो आंसर दे पाऊंगा। देखिए दोस्तों, 75 क्वेश्चन 30-34 मिनट में हमने खत्म कर दिए हैं। अब 15 से 20 मिनट लगेंगे आपका मैथ का सेशन को खत्म करने में। चलिए मैथ को हल करते हैं ना। मैथ की यदि हम बात करें, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नंबर 4 मैथ, पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो देखिए मैं हल करूंगा, थोड़ा स्लाइड को छोटा कर लेता हूँ। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 76 में हमसे कहा है कि किसी संख्या को 342 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 है प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 11 होगा। देखो कुछ मत करो भैया, ये जो 47 दिया है ना, इसे 18 से भाग दे दो। यानी ये जो 47 है आपका, हो ये पेन भी परेशान कर दिया भाई। 47 है, इसे हम 47 को 18 से भाग देंगे। देखो 18 से भाग देंगे, 18 दूनी 36, कितना बचा 11। और भैया यही आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रखा, ये कह रखा है इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ये भाग का चिन्ह है, ये यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये भाग का चिन्ह है। देखो 9 यानी 5 नम 45, 45 और 7 कितने हो गए 52, यानी हो गया ये 52/5। अब देखो 7 पंजे 35, 35 और 9 कितने हो गए 44, यानी गुणा 44/5। अब ये भाग का निशान है, 4 पंजे 20 और 22, ठीक है ना, 4 पंजे 20 और 22 भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह हटा के गुणा का चिन्ह लगा लूंगा और 5 में 22 कर दूंगा। देखो 22 कन 22, 22 दूनी 44, 5 से कट गया 5। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे हम, ऊपर कितना बचा हमारा, ऊपर ये 52 दूनी कितना हो गया 104, और 104 बटे नीचे कितना आ गया 5। जब मैं 5 से इसे भाग दूंगा तो मेरा आ जाएगा 20 सही 4/5, ये आंसर आ जाएगा। और ये कहाँ दे रखा भैया, ऑप्शन नंबर ए में ये ही दे रखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की यदि हम बात करें तो 78 में क्या कह रखा है, जरा इसको भी सुन लीजिए। 78 में क्या कहा भाई, 78 में हमसे कहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। उसे संपत्ति का कुल कितना भाग दिया, मतलब उसने संपत्ति का कुल कितना भाग दिया। देखो भाई, संपत्ति के कुल भाग की यदि हम बात करें तो इसमें एक काम कर लो, तुम सारी बातों को छोड़ो, इन्हें सबको जोड़ दो जितना दान करा, 1/4, 1/2, 1/5, 1/4, 1/2, 1/5। कैसे करेंगे, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5। अगर मैं बात करूँ इन सबके एलसीएम की, तो इन सबका एलसीएम कितना ले लूंगा मैं 20। यहाँ 20 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 5 से, 5 चौक 20, प्लस यहाँ कितने से करनी पड़ेगी 10 से, यहाँ कितने से करनी पड़ेगी 4 से। अब ये सारा कितना हो गया, देखो 10 और 5 15 और 5 19, यानी ये 19/20 भाग उसने जो है दान किया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें इसकी, तो भैया 120 और 450 का लैसे पूछ लिया हमसे, लैसे निकाल लो, 1800 आ जाएगा इसका आंसर। लैसे तो निकालना आता ही होगा, निकाल करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 80 में हमसे कहा है कि यदि दो दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है तो और उनका गुणनफल 144 है तो उनका अंतर क्या होगा। देखो जैसे जैसे इसने कहा ऐसे ऐसे हम बात करते हैं, हमें संख्याओं का नहीं पता। एक संख्या मान लेते हैं हम x, दूसरी संख्या मान लेते हैं y, है ना। ये कह रही है संख्याओं का योग 25 है, तो लो जी x प्लस y बराबर कितना हो गया 25। समीकरण 1 बना दो। फिर वो कह रहा है उनका गुणनफल 144 है, यानी x गुणा y बराबर कितना हो गया 144। आगे हमसे पूछा है उनका अंतर, तो देखो भैया अंतर के लिए एक फार्मूला आता है, x माइनस वाई, दोनों संख्याओं का अंतर कर रहा हूँ मैं, बराबर क्या लिख देंगे, अंडर रूट में लेकर जाओ इन दोनों को, ये फार्मूला है। अंडर रूट में लेकर जाओ तो x प्लस वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 4xy। सबके मान रख दो, x माइनस वाई हमसे पूछ लिया है। देखो x प्लस वाई, इसका मान कितना 25, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या 25 का वर्ग, माइनस 4 तो 4 ही है, और एक्स वाई का मान कितना है 144 गुणा 144। अब क्या करना है भैया, कर दो, 25 का वर्ग कितना होता है 625, यही तो होता है। माइनस जब 144 की मैं 4 से गुणा करूंगा तो मेरा आ जाएगा 576, 576। और ये सारी बातें किस में चल रही है, अंडर रूट के अंदर। इसका तो मान हमें ज्ञात करना, 625 में से 576 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 49 बचेगा, और इस तरह से निकल कर क्या आएगा 7, 7 निकल कर आएगा। हमसे ये पूछ लिया था उन संख्याओं का अंतर कितना होगा 7 होगा। लो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 81 में कहा है कि एक कक्षा में 60 छात्र, उनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं,
20 छात्र गणित एवं रसायन दोनों पढ़ते हैं। केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले, अरे भैया बहुत हल्का, अपने आप कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा 6 प्रक्षेपणों का औसत 45.5 है। यदि उनमें से एक नया प्रक्षेपण सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 47 हो जाता है। नए प्रक्षेपण का, अरे भाई देखो 6 का कितना है 45.5, फिर एक नया शामिल कर लिया तो कितने हो गए 7, 7 का कितना 47। ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा ना। और अगर नहीं होता है तो ऐसा कर लो जैसे मैं बताता हूँ। पहले मान लो कितने x, और x मानने के बाद उनको गुणा करके उनसे कर दो। या तो पहले 6 का निकाल लो, फिर 7 का निकाल लो और उसमें से इसको घटा दो। या दूसरा एक तरीका ये होता है कि x प्लस 6 गुणा 45.5, ये हो गया। टोटल कितने हैं भाई, टोटल कितने 7, तो बराबर कितना दिया 47। ऐसे कर लो आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लो, और यानी या 6 गुणा 45.5, इसकी गुणा कर लो, फिर 7 गुणा 47, इसकी गुणा कर लो। इसका जो आंसर आवे उसमें से इसके आंसर को घटा देना, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 आप खुद कर लोगे, बहुत हल्का है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं हम। 84 देख लीजिए। अब 84 में हमसे क्या कहा है, 84 में, हाँ 84 तो मैंने आपको दे दिया है, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 85 की बात करते हैं हम। ठीक है। 85 में क्या कहा है, 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन का अनुपात जितना 3:2 हो तो अनुपात हो मिश्र धातु बी में टिन और तांबा का अनुपात 1.4 हो के 1:4 के अनुपात में हो, तब नई मिश्र धातु में टिन का, अरे भाई क्या मात्रा होगी इसमें बताओ। क्वेश्चन नंबर 85 की यदि मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से लगभग 44 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कर लेना, ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, इजी है, हो जाएगा। इतने सारे प्रैक्टिस सेट करा दिए और इस तरह का मैंने कई सवाल कराए हैं। और नहीं होगा तो देखिए मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ आपको, समझा देता हूँ क्या। पहले 60 में निकालो, कह रहा 60 किलो, कहाँ गया सवाल, ये है ये 60 किलो है। 60 किलो जो धातु है आपकी, उसमें ए में शीशा निकाल लो, तो 60 में ए का मान निकाल लो, तो कितना हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा, कितना बता रिया है 3:5 बता रिया है ना। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 गुणा, इनका अनुपातिक योग नीचे रखते हैं, कितना है 5, इनका योग 5 आ जाएगा। ऊपर क्या रखूंगा 3, ऊपर 2 रखूंगा, शीशा पूछ जाए ना 2। अब इसे कर लो, देखो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 होते हैं, 12 दूनी कितना आ गया 24। ठीक है ना, 12 दूनी 24, रुक जाओ किसका रख दिया था, शीशे का रख दिया, 3 आगा ऊपर 3, या 3 आगा, तो 12 तिया 36 आ जाएगा यहाँ पर। फिर वैसे ही हम आगे निकालेंगे, आगे निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 गुणा 2/5, कितना हो जाएगा इसका 12 बार, तो 12 दूनी 24। ठीक है, फिर ए उसका निकालो मिश्र धातु बी वाले का, कैसे निकालेंगे, मिश्र धातु बी वाले का निकालेंगे 2/1:5 है, 1:5, तो इसे कैसे रखेंगे 60 गुणा 1/5, है नहीं, यही तो रखेंगे। अच्छा इसका मान 100 है, यहाँ पर 100 रखो, इस 100 ये। अब 5 से 100 को काटो, कितनी बार कटेगा 25 20 पंजे 100, तो इसका कितना आ जाएगा 20। अब देखो इसका 20 आ गया, इसका 24 आ गया, इसका 36 आ गया। हमसे टिन का पूछ लिया, तो टिन का कितना हो जाएगा, ये 24 और 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 24 और 20 जोड़ दो तो 44 हो जाएगा। लो जी हो गया। क्वेश्चन इतना भारी थोड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में हमसे कहा यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज की दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में दुगनी हो जाएगी तो 12 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। देखो भैया क्या करना है इसमें, इसमें कुछ नहीं करना। साधारण ब्याज का सूत्र होता है कि यानी मूलधन बराबर पी गुणा आर गुणा टी और बट्टे 100, ये वाला सूत्र लगा देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की यदि हम बात करें तो 88 में क्या है, यदि 6 व्यक्ति, 87 देख लो पहले, एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ।
अरे इसमें भैया ये वाला सूत्र लगा देना, ए बराबर पी 1 + r/100 और इसकी पावर n। n क्या है, समय है वो दिया है, ए क्या है पूरा वो है, और पी मिश्र धन है, आर क्या है दर है। ठीक है, यहाँ से लगा देना, आपका फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला लगा दियो, सूत्र आ जाएगा, 10% आंसर आएगा इसका। ठीक है, कैसे, लो देखो कर भी लो। ये दिया है 1.3 और 3 1, ये है 331 है। लो जी इसे हटाइयो, 3 जीरो लगा दो है, इसका मान कितना हो गया 1331, और इसका मान कितना हो जाएगा ये 1000। हम जानते हैं ये फार्मूला किसका है, ये घन है किसका, ये घन है 11 का और ये घन है 10 का। और आगे जो फार्मूला हम ये वाला लेकर चलेंगे ना, ये वाला, तो इस पर घात 3 आ जाएगी, यानी 1 + r/100 और इसकी पावर 3, तो 3 से 3 कट जाएगा ये, और इसका मान निकल कर आएगा बराबर 10%। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 88 में कह रखा है हमसे कि 88 कर लेना, इजी है, आसानी से हो जाएगा। 89 कर लेना, ये भी इजी है, आसानी से हो जाएगा। 89 में क्या करना, 89 में कह दिया ए और बी का कार्य 15 दिन 10 दिन है, दोनों ने कार्य 30,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया, तो एक ही धनराशि बताओ। एक ही धनराशि कितनी हो जाएगी, अरे भाई देखो, यदि हम बात करें ये 15 दिन में कर दिया, ये 10 दिन में कर दिया, अगर इनका अनुपात निकालूंगा मैं तो कितना निकलेगा, 2:3 निकलेगा। एक का ठेका पूछ लिया है, तो एक के ठेके की बात करें टोटल कितना है 30,000 रुपये। ठीक है, दोनों का योग कितना आ जाए, एक का 5 आ जाएगा गुणा 2, लो इसे कर दो, आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 × 30 6,000, और 6,000 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो कुल मिलाकर के 12,000 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ दे रखा 12 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 89 था, और कौन सा था 12,000 कहाँ गया, ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 90 की यदि हम बात करें तो 90 में क्या कर रहा है, 90 में कह रहा है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो पूर्ण घन होगी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण घन होगी, अरे भैया 99 गुणा 99, ये कर देना, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 9801। देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्या कह रखा है 91 में, 91 आप कर लेना, होमवर्क बहुत हल्का है। ठीक है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 92 की यदि हम बात करें तो 92 में हमसे क्या कह रखा है, जरा ध्यानपूर्वक देख लीजिए इसे। 92 में कहा एक रेलगाड़ी 125 किलोमीटर लंबी, 125 मीटर लंबी है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह गाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल बताओ, है ना। तो चाल की यदि हम बात करें, चाल क्या होती है, दूरी बटे समय, चाल दूरी बटे समय होती है, यानी 125 है लंबाई इसकी, 30 मीटर है, और यदि हम बात करें तो मीटर किलोमीटर इसमें परिवर्तित करने के लिए 18/5 से गुणा कर दो। 5 से जब इसे काटेंगे तो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और इसे काट दो 6 से, 6 पंजे 30 और 36 18, और 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 या 15 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर 15 आ जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 93 में हमसे क्या कह रखा है, जरा इसको भी सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 93 की बात कर रहे हैं। देखो, नाप धारा दूरी वाला किलोमीटर वाला सवाल है, पढ़ के देखो आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की वही हम बात करें तो लो जी पाई चार्ट का सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 94 इसकी बात कर रहे हैं। इसमें हमसे कह रखा है 94 में कि दी गई आकृति में गाढ़े रंगी गई वृत्तखंड क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो भाई, वृत्त के क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, क्षेत्रफल कितना होता है πr², और क्षेत्रफल टोटल होता है कितना है इसका 360। इस वाले के फार्मूले को लगाओ और आपका राइट आंसर आ जाएगा। लो थोड़ा सा और आगे बता दो, इसका पूछ रहा है ना 120 का, तो 120 यहाँ रखो, और ये 120 कितने में से 360 में से, ठीक है ना, और गुणा यदि हम बात करें तो गुणा कितना आ जाएगा इसका, ये क्षेत्रफल ही तो है, तो πr², ये आ जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है ना, आर की यदि हम बात करें तो आर का मान ये दे रखा है त्रिज्या, आर का मान ये है 4, पाई का मान होता है 22/7।
कर लेना गुणा भाग, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। 95 में कह रखा है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 बढ़ जाता है तो खंबे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, उस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। देखो भाई, यदि हम बात करें खंबे की ऊंचाई की तो इसमें एक कोण बनेगा आपका, यानी ये आपका कोण हो गया ये। अब वो कह दिया खंबे जब सूर्य का उन्नयन कोण, तो देखो पहला कितना था, पहला था भैया आपका एक ये और एक ऐसे, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 30 से कितना हो गया 60, ये वाला था आपका 60%, और फिर कितना हो गया, ये हो गया 30%। भुजाओं का नाम दे दो, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी। ये हमारा समकोण होता 90 डिग्री का होता है। उन्नयन कोण की दे रखी है 5 मीटर कम हो गई, ठीक है। तो 5 मीटर ये वाली दूरी दी है, ये वाली 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, इसकी मान लो एक्स है। और अब भैया आंसर लगा दो त्रिभुज एबीसी में, टेन पहले इसका निकालो, ये आ जाएगा टेन 30, ठीक है। और टेन कितना होता है, लंब बटे आधा होता है कि यानी एच बटे एक्स प्लस 5 आ जाएगा, इसको एच मान लो, यहाँ से निकाल लेना मान, आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 की यदि हम बात करें तो देखिए इस तरह के सवाल, यानी ये जो शब्द दिया है DIRECTOR यानी डायरेक्टर, तो देखो डायरेक्टर की यदि हम बात करें तो उसमें अक्षरों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि सभी स्वर एक साथ आए, और इस तरह की व्यवस्था को बनाने के तरीकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो भैया देखो यदि हम बात करें इसकी, तो जो डायरेक्टर है इसमें कुल 8 अक्षर है, इनमें से 3 स्वर है, और 3 स्वरों को एक अगर हम मान लें तो कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, 6। और 6 को यदि हम व्यवस्थित करें तो ये फैक्टोरियल का सवाल है, इसमें एक को 6 मान लो, एक को 3 मान लो, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3, इनका मान जब निकालेंगे हम तो 4320 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 97 की, तो 97 में क्या कहा है, ये आव्यूह वाला सवाल है, ओमेगा वाला सवाल है, घनमूल में इसका मान पूछ लिया। तो देखिए इसका जब मान निकालते हैं हम क्वेश्चन नंबर 97 की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर जो आता है भैया कुल मिलाकर के 0 आंसर आता है इसका। क्वेश्चन नंबर 98 की हम बात करें, इसमें क्या रखा 98 समिश्र संख्या यानी 15 कोश 150 प्लस आई साइन 150 का समिश्रण संख्या 3 कोस 60 प्लस आई साइन 60 से भागफल है, ठीक है। तो भागफल का मतलब है इसे सबको भाग देनी है, मतलब ऊपर ये वाला रख लो, नीचे ये वाला रख लो, इन दोनों को भाग करो और इसका जो है सूत्र खोलते चले जाओ भैया, है साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये वाला। तो ये हाई स्कूल का सवाल है, आसानी से हो जाएगा, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 99 आपके लिए, 99 और 100 ये आपके लिए होमवर्क है भैया, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताना और इनके आंसर भी बताना। यदि हम बात करें ये प्रैक्टिस सेट आपकी समझ में आया हो, आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें। आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भैया वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम अपने यार दोस्तों में, अपने फ्रेंड में, चाहे वो बॉय वाला फ्रेंड हो चाहे गर्ल वाला फ्रेंड हो, जिसने मतलब जो है हाई कोर्ट में फॉर्म फिल किया है उसको भेज देना कि सर ने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो, आज का प्रैक्टिस सेट इलाहाबाद हाई कोर्ट का यहीं तक है। देखिए एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है, आज आ जा कल आ जा। 15 दिसंबर से पहले आपका एग्जाम होने की संभावना है। 15 दिसंबर से पहले एग्जाम हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर होगा होली के आसपास, यानी महाकुंभ, कुंभ का मेला जब खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि समय आपको मिलेगा नहीं, अब जो इतना समय मिल रहा है इसको यूज कर लो, क्योंकि इसके बाद आगे चलकर टाइम आपको मिलने वाला है नहीं, ठीक है। कभी भी डेट आ सकती है पेपर की। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए था। डी का थोड़ा सा इजी आएगा मैथ, इसमें मैथ थोड़ा टफ था, डी का इजी आएगा, ठीक है। देखिए अगर इन इन क्वेश्चनों को मैं सोल्व करूँ ना तो ये बड़े क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, एक एक पेज भर जाएगा, इसलिए आप होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, कर लेना, कमेंट बॉक्स में आंसर मैं बता दूंगा, आप बता देना, ठीक है।
मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, आपके यूपी से हूँ। यदि आपको चैनल ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इंस्टाग्राम चैनल भी हमारा इसी नाम से है, BPS एजुकेशन AR। थैंक यू, धन्यवाद।